आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। आइए सुनते हैं श्री राय कृष्णदास के द्वारा लिखी हुई कहानी सम्राट का स्वत्व। एक वह और एक मैं, किंतु मेरा कुछ भी नहीं। इस जीवन में कोई पद नहीं। वह समस्त साम्राज्य पर निष्कंटक राज्य करे और मुझे एक एक कौड़ी के लिए उसका मुँह देखना पड़े। जिस कोख में उसने 9 महीने बिताए हैं, मैं भी उसी कोख से पैदा हुआ हूँ। जिस स्तन ने शैशव में उसका पालन किया, उसी स्नेह का मैं भी पूर्ण अधिकारी था। पिता की जिस गोद में वह बैठकर खेला है, मैंने भी उसी गोद में उधम मचाया है। हम दोनों एक ही माता पिता के समान स्नेह और वात्सल्य के भागी रहे हैं। हम लोगों की बाल्यावस्था बराबरी के खेलकूद और नटखटी में बीती है। हम लोगों ने एक ही साथ गुरु के यहाँ एक ही पाठ पढ़ा और याद किया। एक के दोष को दूसरे ने छिपाया, एक के लिए दूसरे ने मार भी खाई। संग में जंगल जंगल शिकार के पीछे मारे मारे भी फिरे। भूख लगने पर एक कौर में से आधा मैंने खाया, आधा उसने खाया। तब किसी बात का अंतर न था। एक प्राण 2 शरीर थे। पर आज समय ही तो है, वह सिंहासन पर बैठकर आज्ञा चलाए, मैं उसके सामने भेंट लेकर नत होऊं। कुत्ते के टुकड़े की तरह जो कुछ वह फेंक दे सो मेरा। नहीं तो पितामह पितामह की, माता प्रमाता की, पूर्वजों की इस विशाल संपत्ति पर मेरा बाल भर भी अधिकार नहीं। आह देव दुर्विपाक, एक छोटे से छोटे कारोबारी के इतना भी मेरा अधिकार नहीं। पूर्व महाराज की मुझ औरत संतान का कोई ठिकाना नहीं। क्यों इसी संयोग मात्र से कि मैं छोटा हूँ और वह बड़ा। ओह, यदि आज मैं वणिक पुत्र होता तो भी पैतृक संपत्ति का आधा भाग उसकी नाक पकड़कर रखवा लेता। किंतु धिक्कार है मेरे क्षत्रिय कुल में जन्मने पर कि मैं दुर्वा की तरह प्रतिक्षण पद दलित होकर भी जीवित रहूं, हरा भरा रहूं, राजकुमार कहा जाऊं, छोटा महाराज कहा जाऊं, खाली घड़े के शब्द की तरह, रिक्त बादल की गरज की तरह कोरा अभिमान की इधर से उधर टक्कर खाता फिरूं, शिव निर्माल्य की तरह किसी अर्थ का न रहूं, अपने ही घर में, अपने ही माता पिता के आंगन में अनाथ की तरह ठोकर खाता फिरूं, बीकर के पिंड की तरह फेंका जाऊं। आह, यह स्थिति असहाय है। मेरा क्षत्रिय रक्त तो इसे एक क्षण भर भी सहन नहीं कर सकता। चाहे जैसे हो, इससे छुटकारा पाना होगा। या तो मैं नहीं, या यह स्थिति नहीं। देखूं किसकी तजी होती है। एक क्षण का तो काम है, एक प्रहार से उसका अंत होता है। किंतु क्या कायरों की तरह धोखे में प्रहार? प्रताप के लिए तो यह काम होने का नहीं। यह तो चोरों का काम है, दस्युओं का काम है, हत्यारों की वृत्ति है। कुमार प्रताप वर्धन का चेहरा तमतमाया हुआ था, ओंठ फड़क रहे थे, नस नस में तेजी से खून दौड़ रहा था। मारे क्रोध से उसके पैर ठिकाने नहीं पड़ते थे। संध्या का शीतल समीर उसके उष्ण शरीर से टकराकर भस्म सा हुआ जाता था। कुमार को बोध होता था कि सारा प्रसाद भूकंप से ग्रस्त है। अनेकानेक प्रेत पिशाच उसे उखाड़े डालते हैं। क्षितिज में संध्या की लालिमा नहीं है, भयंकर आग लगी हुई है। प्रलय काल में देर नहीं। जिस प्रकार ज्वालामुखी के लावा का प्रभाव आँख मूंद कर दौड़ पड़ता है, उसे ध्वस्त करता चलता है, उसी प्रकार राजकुमार का मानसिक आवेश भी अंधा होकर दौड़ रहा था। क्यों प्रताप, आज अकेले ही यहाँ क्यों टहल रहे हो? अचानक पीयूष वर्षा हो उठी। राजकुमार की ओर उसकी भाभी महारानी चली आ रही थी। महारानी का प्रताप पर भाई जैसा प्रेम, मित्र जैसा स्नेह और पुत्र जैसा वात्सल्य था। राजकुमार उसके सामने आते ही बालक जैसे हो जाते, पर इस समय वे कुछ न बोले। महारानी ने फिर प्रश्न किया, पर राजकुमार अवाक थे। कुछ क्रोध के कारण नहीं,
महारानी के शब्द कान में पड़ते ही उनके हृदय को भीषण धक्का लगा था। क्रोध में भारी प्रतिघात हुआ था और राजकुमार के लिए उस प्रतिघात को सहना असंभव था। यदि प्रतप्त अंगार औचक शीतल पानी में पड़ जाए तो शतधा फट जाता है, उसी तरह उनके हृदय की दशा हो रही थी। और जब महिषी ने तीसरी बार प्रश्न किया तब प्रताप बच्चों की तरह रो पड़ा। राजमहिषी इस गोरख धंधे को जरा भी न समझ सकी। उन्होंने फिर कोमलता से पूछा, बोलो प्रताप, आज क्या बात है? तुम पर ऐसा कौन सा कष्ट पड़ा कि तुम रो रहे हो? मैंने तो कभी तुम्हारी ऐसी दशा न देखी थी। आज दोनों भाइयों में झगड़ा तो नहीं हुआ? प्रताप के आंसुओं की झड़ी ज्यों की त्यों जारी थी। कष्ट से हिचकियां लेते लेते उसने उत्तर दिया, पर वे समझ न सकी। कुमार का हाथ अपने हाथ से थामकर दूसरा हाथ पीठ पर फेरते हुए वे बोली, शांत हो प्रताप, मेरा हृदय फटा जाता है। बोलो, बताओ क्या बात है? चलो तुम्हारा उनका मेल करा दूं। राजमहिषी ने समझा कि इसके सिवा अन्य कोई कारण नहीं है। प्रताप ने बड़ी कठिनता से अपने आप को संभाल कर कहा, भला मैं किस बल पर भाई का सामना करूंगा? प्रताप, ऐसी कटु बातें न कहो। तुम्हें स्नेह का बल है, स्वत्व का बल है, इससे बढ़कर कौन बल हो सकता है? बोलो, क्या कारण है? कहो, मेरा हृदय क्रंदन कर रहा है। महारानी का कंठ रुंध गया था, उनकी आंखें भर आई थीं। कुछ नहीं भाभी, मन ही तो है। यों ही कुछ बीते दिनों की याद आ गई। स्नेहमयी माता नहीं, पर तुम तो हो। अब तक मैं निरा बच्चा ही बना हुआ था। बस यह बचपन की एक तरंग थी। नहीं प्रताप, तुम्हें मेरी शपथ है, मुझे अपना दुख सुना दो। चाहे तुम्हारा हृदय ऐसा करने से हल्का ना हो, पर मेरा हृदय अवश्य हल्का हो जाएगा। प्रताप ने उदासीन मुस्कुराहट छूची हंसी हंसते हुए कहा, कुछ नहीं भाभी, कुछ हो तब तो। संध्या की उदासी, निराली अटारी, मन में कुछ सनक आ गई थी। अब कुछ नहीं, चलिए आज हम लोग घूमने चलेंगे। प्रताप, तुम टाल रहे हो, इसमें मुझे दुख होता है। आज तक तुमने मुझसे कुछ छिपाया नहीं, जो दुख सुख हुआ सब कहा। आज यह नई बात क्यों? फिर बच्चों की तरह सिसकने लगा। उसने महिषी के चरणों की धूल सिर पर लगा ली। भाभी, तुम्हारा बच्चा ही ठहरा, कहूँ नहीं तो काम कैसे चले? कहूँगा, सब कहूँगा, पर क्षमा करो, इस समय चित्त ठिकाने नहीं है, फिर पूछ लेना। अच्छा, घूमने तो चलो। नहीं, इस समय मुझे अकेले छोड़ दो भाभी। क्यों? तुम्ही ने तो अभी प्रस्ताव किया था ना। भाभी, वह कपट था। प्रताप, तुम और मुझसे कपट करो। कुमार में से देवताओं की अकृपा के सिवा और क्या कहूँ। अच्छा, जाती हूँ, किंतु देखो, तुम्हें अपना हृदय मेरे सामने खोलना पड़ेगा। रानी भी रोती रोती चली गई। राजकुमार रिक्त दृष्टि से उसका जाना देखता रहा, फिर वह खड़ा न रह सका। वही अटारी के मुंडेरे पर बैठ गया। महारानी ने देखा कि सम्राट उद्यान में खड़े हैं, रथ तैयार है। उन्होंने भी महारानी को अकेली आते देखा, उसका उतरा हुआ मुंह देखा, लटपटाती गति देखी, हृदय में एक धक सी हो गई। पूछ बैठे, क्यों प्रताप कहाँ है? और तुम्हारी यह क्या दशा है? कुछ नहीं, महिषी ने भर्राए स्वर से कहा, चलिए घूमने। आज वह न चलेगा। बात क्या है, कुछ कहो तो। महाराज ने रूखे स्वर से पूछा। भृत्य वर्ग स्तंभित था, चकित था, हाथ बांधे हुए खड़ा तो था, पर हृदय में कांप रहा था। क्या होने को है? राजमहिषी ने महाराज के निकट जाकर धीरे धीरे कुछ बातें की। महाराज ने कहा, यह सब कुछ नहीं, चलो प्रताप से एक बार मैं तो बात कर लूं। प्रताप और महाराज आमने सामने थे। प्रताप की आंखें भूमि देख रही थीं, किंतु भौहें तन उठी थीं। महाराज हिमालय की तरह शांत थे। उन्होंने जिज्ञासा की, भाई प्रताप, आज कैसे हो रहे हो?
किंतु कुमार ने कोई उत्तर न दिया। सम्राट ने उनका हाथ थाम लिया और स्नेह से उसे सहलाने लगे। प्रताप के शरीर में एक झल्लाहट सी होने लगी, विरक्ति और घृणा से। क्रोध ने कहा कि एक झटका दो, हाथ छुड़ा लो। साहस भी था, पर भ्रात भाव ने यह नौबत ना आने दी। तो भी प्रताप ने कोई उत्तर ना दिया। प्रताप, ना बोलोगे? हम लोगों के जन्म जन्म के स्नेह की तुम्हें शपथ है, जो मौन रहो। भैया, यहाँ प्रताप का गला रुक गया। बड़ी चेष्टा करते हुए उसने कहा, अब स्नेह नहीं रह गया। क्यों, क्या हुआ? महाराज उस उत्तर से कुछ चकित हो गए। भैया, क्षत्रिय रक्त ने जोर किया और नदी का बांध टूट गया। प्रताप ने वयस्क होने के बाद पहली बार भाई से आंखें मिलाकर कहना शुरू किया, जिस जीवन की कोई हस्ती ना हो वह व्यर्थ है। हम दोनों सगे भाई हैं तो भी, मैं कोई नहीं और आप चक्रवर्ती। यह कैसे निभ सकता है? तो लो, तुम ही शासन चलाओ प्रताप। महाराज ने अपना खड्ग प्रताप की ओर बढ़ा दिया। प्रताप ने इस स्थिति की स्वप्न में भी कल्पना ना की थी। वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। महाराज साग्रह उसके हाथ में खड्ग देने लगे और वह पैरों पड़ने के सिवा कुछ न कर सका। तब महाराज ने उसे छाती से लगा लिया और समुद्र कैसे गंभीर स्वर में कहने लगे, सुनो प्रताप, सम्राट राष्ट्र की एक व्यक्ति में केंद्रित सत्ता है। भाई हो अथवा बेटा, कोई उसे बांट नहीं सकता। यह वैभव देखकर न चकपकाओ। राष्ट्र ने अपनी महत्ता दिखाने के लिए और उसे स्वयं प्रभावान्वित होने के लिए इस वैभव को, इन अधिकारों को राजा से संबद्ध किया है। ये अधिकार संपत्ति के, विलासिता के, स्वेच्छाचारिता के धोतक नहीं। यहाँ तराजू की कमाई नहीं है जो तौलकर जुटती और तौलकर ही बढ़ती भी है। यह है शक्ति की कमाई, और वह शक्ति क्या है? कच्चे सूत हाथी को बांध लेते हैं, किंतु कब? जब एक में मिलकर वे रस्सी बन जाते हैं तब। हाँ, कौटुंबिक जीवन में यदि हम तुम दो हो तो अवश्य में दंडनीय हो, समझे भाई? इसी समय राजमहिषी मुस्कुराती हुई महाराज से कहने लगी, नाथ, इसे लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी, आप समझे कैसी? गृह लक्ष्मी। कुमार लज्जित हो गया। फिर वह हंसता हुआ सम्राट सम्राज्ञी दोनों को संबोधित कर कहने लगा, क्या समय बिता के ही घूमने चलिएगा? तो यह थी श्री राय कृष्णदास के द्वारा लिखी हुई कहानी सम्राट का स्वत्व। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी।